जरा एक पल के लिए इमेजिन कीजिए, आप हिमाचल प्रदेश की वादियों में अपनी खिड़की से बाहर देख रहे हैं। और बाहर कोई कंक्रीट की सड़क नहीं है। बिल्कुल, बाहर कोई कंक्रीट की सड़क या चाय की दुकान नहीं है। उसकी जगह एक विशालकाय रोएदार हाथी है, जो आज के हाथियों से भी कहीं ज्यादा बड़ा है। और वो एक घने दलदली जंगल के बीच से गुजर रहा है। जी हाँ, और पेड़ों की डालियों पर कुछ ऐसे नरवानर झूल रहे हैं जो शक्ल सूरत में इंसानों के बहुत करीब है। सुनने में है किसी हॉलीवुड फिल्म का सीन लगता है ना? बिल्कुल लगता है, लेकिन ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म का दृश्य नहीं है। आज से 25 लाख साल पहले हमारा अपना शिवालिक क्षेत्र बिल्कुल ऐसा ही दिखता था। एकदम सही कहा आपने। तो JS71 क्लासेस यानी JS71 क्लासेस के सभी दर्शकों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हमारे सभी उत्साही छात्रों का आज के इस खास गहन विश्लेषण या कहें डीप डाइव में स्वागत है। नमस्कार। साधारण विषय कवर करना नहीं है। आज हम बेहतरीन एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्रीज और रिसर्च नोट्स के आधार पर शिवालिक पर्वतमाला का पूरा एक तरह से DNA टेस्ट करने वाले हैं। और ये बहुत जरूरी भी है। बिल्कुल, इसके भूगोल से लेकर इसकी प्राचीन जैव विविधता और आज इसके सामने खड़े सबसे बड़े संकटों तक सब कुछ समझेंगे। क्योंकि देखिए, शिवालिक को अगर हम सिर्फ पहाड़ों की एक और श्रृंखला मान लेना तो ये भूगर्भ विज्ञान के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। सही बात है। मतलब ये पृथ्वी के गहरे भूगर्भिक इतिहास को समेटे हुए एक जीवित संग्रहालय है। जब हम महान हिमालय या मध्य हिमालय की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? कठोर ग्रेनाइट या बर्फ से ढकी ठोस चट्टानें। बिल्कुल, लेकिन शिवालिक की कहानी इससे एकदम अलग है। ये उन ठोस चट्टानों से नहीं, बल्कि एक लगातार बदलती, टूटती और दोबारा बनती हुई भूवैज्ञानिक प्रक्रिया का परिणाम है। यानी इसकी हर परत में उस समय की जलवायु, नदियों के बहाव और विलुप्त हो चुके जीवों के सुराख दबे हुए हैं। एकदम सटीक। ये किसी आम लेक्चर जैसा नहीं है, बल्कि हम तथ्यों के पीछे के क्यों और कैसे को समझने वाले हैं। तो चलिए इस म्यूजियम के सबसे पहले कमरे में चलते हैं, यानी इसकी उत्पत्ति और संरचना। चलिए। क्योंकि किसी भी संरचना के महत्व को समझने से पहले उसके जन्म को समझना बहुत जरूरी है। जब हम हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ते हैं तो हमें बताया जाता है कि यूरेशियन और भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराईं। हाँ, प्लेट टेक्टोनिक्स का बेसिक सिद्धांत। जी, लेकिन अगर सिर्फ दो विशाल चट्टानी प्लेट्स टकरा रही थीं, तो शिवालिक में ये ठोस चट्टान के बजाय मिट्टी, कंकड़ और रेत का पहाड़ क्यों बन गया? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब क्या हम यूरेशियन और भारतीय प्लेट के टकराव को दो विशाल बुलडोजरों के टकराने की तरह देख सकते हैं, जिन्होंने बीच की मिट्टी और मलबे को धकेलकर शिवालिक का रूप दे दिया? आप इसे बुलडोजर वाली एनालॉजी से एकदम परफेक्ट तरीके से समझ सकती हैं। यहाँ भूविज्ञान के एक बहुत ही दिलचस्प सिद्धांत को समझना होगा। अच्छा, बताइए। देखिए, शिवालिक का शाब्दिक अर्थ ही होता है शिव की जटाएं। ये हिमालय का सबसे दक्षिणी, बाहरी और नवीनतम भाग है। इसे तरुणतम पर्वत भी कहते हैं। यानी ये हिमालय परिवार का सबसे छोटा सदस्य है। बिल्कुल। अब महान हिमालय और लघु हिमालय ना शिवालिक से बहुत पहले बन चुके थे। उन ऊंचे और पुराने पहाड़ों से जो नदियां बहुत तीव्र गति से नीचे की ओर बह रही थीं, वो अपने साथ लगातार लाखों सालों तक भारी मात्रा में मलबा ला रही थीं, जिसे हम तलछट या सेडिमेंट्स कहते हैं। हाँ, जैसे रेत, बजरी, मिट्टी और बड़े बड़े पत्थर। ये सारा मलबा उन नदियों ने आगे के मैदानी हिस्सों में जमा करना शुरू कर दिया। इसे निक्षेपण या सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया कहा जाता है। अच्छा, तो मतलब वो सारा मलबा पहले से ही वहाँ एक मैदान की तरह बिछा हुआ था। जी हाँ। और फिर जब पृथ्वी के गर्भ में हलचल और तेज हुई ना, भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ और खिसकी, तो उस भयंकर दबाव ने आपके उन्हीं दो विशाल बुलडोजरों की तरह काम किया। ओहो, अब समझ आया। उन बुलडोजरों ने इस जमे हुए मलबे और गाद को दोनों तरफ से दबाया। दबाव के कारण ये नर्म तलछट सिकुड़कर ऊपर की तरफ उठने लगा। ये वलित हो गया, यानी फोल्ड हो गया। और जगह जगह से टूटकर भ्रंशित भी हो गया होगा। एकदम सही, फॉल्टिंग हो गई। और इसी उठान ने शिवालिक का रूप ले लिया। इसीलिए यहाँ की चट्टानें मुख्य रूप से बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन और कंकड़ पत्थरों से बने कंग्लोमरेट से बनी हैं। ये तो प्रकृति का एक बेहद धीमा और विशाल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट लगता है। और बहुत लंबा भी। ये पूरी प्रक्रिया मायोसीन से लेकर प्लीस्टोसीन काल के बीच चली, यानी लगभग 23.03 मिलियन वर्ष पूर्व से शुरू होकर 2.58 मिलियन वर्ष पूर्व तक। बाप रे, और इस कंस्ट्रक्शन का आकार भी बहुत विशाल है। हमारे जो रिसर्च नोट्स हैं वो बताते हैं कि पश्चिमी बिंदु पाकिस्तान और पंजाब के पोटवार बेसिन,
से लेकर पूर्वी बिंदु कोसी और तिस्ता नदी के क्षेत्र तक इसकी कुल लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। 2400 किलोमीटर की पूरी बेल्ट। मतलब सिर्फ रेत, बजरी और मिट्टी का पहाड़, और इतना लंबा। इसकी औसत ऊंचाई भी 600 से 1500 मीटर के बीच बताई जाती है। हालांकि सामान्यतया ये 850 से 1200 मीटर के आसपास होती है। और चौड़ाई करीब 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। चूंकि शिवालिक का निर्माण नदियों द्वारा लाए गए तलछट और नर्म चट्टानों से हुआ है, तो इन्हीं नदियों ने इसे अलग अलग क्षेत्रों में बांट दिया है। बिल्कुल, नदियों ने ही इसका भूगोल तय किया है। परीक्षाओं में भी अक्सर पूछा जाता है कि पश्चिम में हमें चौरस सतह वाली सपाट घाटियां मिलती हैं, जिन्हें दून कहते हैं, जैसे देहरादून, और पूर्व में हमें मैदानी क्षेत्रों के प्रवेश द्वार मिलते हैं, जिन्हें द्वार कहा जाता है, जैसे हरिद्वार। हाँ, दून और द्वार। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ नामकरण का फर्क है, या पूर्व और पश्चिम की भौगोलिक संरचना में कोई बुनियादी अंतर है जिसने ऐसा रूप दिया? इसके पीछे की साइंस क्या है? दून के निर्माण की प्रक्रिया को ध्यान से समझते हैं। पश्चिम की तरफ जब शिवालिक की पहाड़ियां ऊपर उठ रही थीं, तो उन्होंने पीछे हिमालय से आ रही नदियों का रास्ता रोक दिया। मतलब पानी के बहाव के आगे अचानक एक दीवार खड़ी हो गई। बिल्कुल। नतीजतन वहां विशालकाय अस्थायी झीलें बन गईं। लाखों सालों तक इन झीलों में और मलबा जमा होता रहा। फिर समय के साथ जब नदियों ने इन नरम पहाड़ियों को काटकर अपना रास्ता बना लिया और झीलों का सारा पानी निकल गया, तो पीछे जो जमीन बची वो एक एकदम सपाट चौरस मैदान थी। कमाल की बात है। इन्हीं सूखी हुई प्राचीन झीलों के चौरस मैदानों को पश्चिम में दून कहा जाता है, जैसे देहरादून हो गया, कोठरी दून हो गया या पिंजौर दून। यानी आज जहां देहरादून शहर बसा है, वहां कभी मीलों तक फैली एक गहरी झील हुआ करती थी। और फिर द्वार की संरचना पूर्व में कैसे हुई? पूर्वी की तरफ की जलवायु और ढलान अलग है। पूर्वी हिस्से में बारिश बहुत अधिक होती है और ढलान भी बहुत तीव्र है। वहां झीलों के रुकने जैसी स्थिति कम बनी। द्वार का अर्थ ही है दरवाजा या मैदानी क्षेत्रों का प्रवेश द्वार, जैसे हरिद्वार। हाँ, यहाँ नदियां पहाड़ों को तेजी से काटकर अचानक मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं। यह एक ट्रांजिशन जोन है, लेकिन भूवैज्ञानिक रूप से अलग होने के बावजूद न दून और द्वार में एक बड़ी समानता है। वो क्या? प्राचीन नदियों द्वारा लाई गई इस घात के कारण इनकी मिट्टी इतनी अधिक उपजाऊ है कि ये घाटियां बहुत सघन आबाद है और आज यहाँ बड़े पैमाने पर गहन कृषि या इंटेंसिव एग्रीकल्चर की जाती है। और शायद इन्हीं नदियों ने शिवालिक को अलग अलग क्षेत्रीय हिस्सों में भी बांट दिया है, जिसके नाम भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नदी आधारित क्षेत्रीय विभाजन बहुत बार पूछे जाते हैं। जैसे सिंधु से सतलज नदी के बीच इसे पंजाब या कश्मीर हिमालय कहते हैं, जहां जम्मू की पहाड़ियां स्थित है जी। हिमालय, और तीस्ता से दिहांग नदी तक असम हिमालय। और जैसे ही ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करता है ना, तो स्थानीय जनजातियों के आधार पर इसके नाम डफला, मीरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियां हो जाते हैं। ये नाम सिर्फ भौगोलिक सीमाएं नहीं है, बल्कि ये दर्शाते हैं कि कैसे एक ही पर्वतमाला अलग अलग नदियों के प्रभाव में अलग अलग स्वरूप ले लेती है। सही कहा। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं प्राचीन रहस्यों की ओर, क्योंकि नदियों द्वारा बनाई गई इन घाटियों में सिर्फ आज के शहर नहीं बसे हैं, बल्कि इनमें लाखों साल पुराना इतिहास दफन है। बिल्कुल, ये पृथ्वी की मेमोरी चिप की तरह है। यही बात मुझे बहुत हैरान कर रही है। क्या हम कह सकते हैं कि शिवालिक की मिट्टी की परतें पृथ्वी की एक पर्सनल डायरी की तरह है? आप इसे 100% एक पर्सनल डायरी कह सकती हैं। हमारे स्रोतों में जलवायु दशाओं या क्लाइमेट डायग्नोस्टिक्स का जिक्र है। ये दावा किया जा रहा है कि वैज्ञानिक सिर्फ पत्थरों और मिट्टी की परतों को देखकर ये बता सकते हैं कि 20 लाख साल पहले वहां मौसम ठंडा था या गर्म। हाँ, ये कोई जादू नहीं है। वही तो, एक बेजान पत्थर लाखों साल पहले के तापमान का सबूत कैसे दे सकता है? ये विशुद्ध विज्ञान है जिसे सेडिमेंटोलॉजी कहते हैं। देखिए, नदियां जब बहती हैं तो वो अपने भाव की ताकत के हिसाब से मलबा जमा करती हैं। अगर हमें शिवालिक की किसी गहराई वाली परत में बहुत मोटे कंकड़ और बड़ी बजरी मिलती है ना, तो वैज्ञानिक तुरंत समझ जाते हैं कि उस दौर में नदियों का भाव बहुत तेज और उच्च ऊर्जा वाला था। और इतनी तेज नदियां तभी बहती हैं जब पहाड़ों पर ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हों, जो एक ठंडी और शुष्क जलवायु का संकेत है। अच्छा, तो कंकड़ बजरी मतलब ठंडी और शुष्क जलवायु। बिल्कुल। इसकी विपरीत अगर हमें बहुत ही बारीक रेत और गाद की परत मिलती है, तो इसका अर्थ है कि नदियां बहुत शांत थीं। तलछटी मैदान और झीलें बन रही थीं, जो गर्म और नम जलवायु को दर्शाता है।
और अगर इन परतों के बीच में कोयले जैसा कोई कार्बनिक पदार्थ मिल जाए तो क्या उससे भी कोई हिंट मिलता है? बहुत बड़ा हिंट मिलता है। अगर कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर मिल रहा है तो इसका स्पष्ट अर्थ है कि वहां कभी बहुत घने जंगल रहे होंगे जो दलदलों या स्वॉम्प्स में दब गए और सड़ने लगे। मतलब एक बेहद नम और घने वनस्पति वाली जलवायु। एकदम सही। और दलदल, नरम मिट्टी और नम जलवायु, यही वो परफेक्ट रेसिपी है जो जीवाश्मों को सुरक्षित रखने के लिए चाहिए। अगर जमीन बहुत कठोर होती तो जीवों के मरने के बाद उनके अवशेष वैसे ही नष्ट हो जाते। हाँ, लेकिन शिवालिक की ये नरम मिट्टी और दलदल ना एक तिजोरी की तरह काम कर गए। और इसी तिजोरी का सबसे बड़ा उदाहरण है हिमाचल प्रदेश में स्थित सुकेती जीवाश्म पार्क। अरे हाँ, सुकेती फॉसिल पार्क। ये एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क है और यहाँ जो खजाने मिले हैं उन्होंने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों का ध्यान खींचा है। यहाँ 2.5 मिलियन यानी 25 लाख वर्ष पुराने कशेरुकी या वर्टिब्रेट जीवों के जीवाश्म प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 नाम तो बहुत प्रमुखता से आते हैं, स्टेगोडॉन और शिवापिथेकस। जी, स्टेगोडॉन प्राचीन हाथियों की एक विलुप्त प्रजाति थी जिनके दांत आज के हाथियों के मुकाबले बहुत अधिक विशाल और सीधे होते थे, जो हमने शुरुआत में इमेजिन किया था। बिल्कुल वही। और शिवापिथेकस एक अत्यंत महत्वपूर्ण खोज है। ये एक प्रकार का आदि मानव या नरवानर था जिसे मानव विकास क्रम की एक बहुत अहम कड़ी माना जाता है। ये सचमुच रोंगटे खड़े कर देने वाला है कि जिस जमीन पर आज हम चल रहे हैं वहां लाखों साल पहले शिवापिथेकस अपना जीवन बिता रहा था। शिवालिक की इन्हीं परतों ने हमें बताया कि भारत का ये क्षेत्र मानव जाति के विकास का कितना बड़ा केंद्र रहा है। प्राचीन जीवन के इन प्रमाणों से आगे बढ़कर अगर हम आज के शिवालिक इकोसिस्टम पर नजर डालें तो वो भी कम चकित करने वाला नहीं है। बिल्कुल, आज की जैव विविधता भी कमाल की है। हमारा डेटा कहता है कि यहाँ वृक्षों का घनत्व 155 से लेकर 600 वृक्ष प्रति हेक्टेयर तक है। और एक बहुत ही तकनीकी शब्द इस्तेमाल किया गया है हमारे नोट्स में, शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स, जो 1.35 से 1.65 के बीच है। हाँ, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है। अब जो छात्र जीव विज्ञान बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए ये इंडेक्स किसी विदेशी भाषा जैसा है। इसका आसान शब्दों में क्या मतलब है? इसे बहुत सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे जंगल में गए जहां सिर्फ और सिर्फ चीड़ यानी पाइन के ही पेड़ हैं। देखने में वो हरा भरा लगेगा, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से वो एक कमजोर इकोसिस्टम है क्योंकि वहां विविधता नहीं है। शैनन डाइवर्सिटी इंडेक्स ये मापता है कि किसी जगह पर प्रजातियों की कितनी विविधता है और उनका संतुलन कैसा है। तो 1.35 से 1.65 का स्कोर क्या बताता है? ये बताता है कि शिवालिक के जंगल एक आयामी नहीं है। अगर आप यहाँ 100 मीटर भी चलेंगे तो आपको सिर्फ एक तरह का पेड़ नहीं दिखेगा, बल्कि आपको खैर, शीशम, अमलतास जैसी 150 से अधिक प्रजातियों का एक बहुत ही स्वस्थ इकोसिस्टम मिलेगा। निचले तराई क्षेत्रों में तो ये दलदली वन और भी घने हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। कैसा विरोधाभास? देखिए, एक तरफ हम इस इतनी उच्च स्तर की बायोडायवर्सिटी और घने जंगलों की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे पास वन गुज्जर जैसे पारंपरिक समुदायों का डेटा है जो सदियों से इन्हीं जंगलों के बीच रह रहे हैं और पशुपालन कर रहे हैं। हाँ, वन गुज्जर समुदाय का सह अस्तित्व। आमतौर पर आधुनिक धारणा यही है कि जहां इंसान और उसके पालतू जानवर प्रवेश करते हैं वहां जंगल नष्ट होने लगता है, मानव बस्ती और वन्य जीवों का टकराव शुरू हो जाता है। सही बात है। तो क्या कारण है कि वन गुज्जर समुदाय इतने लंबे समय से वहां है, फिर भी शिवालिक की ये विविधता बची हुई है? क्या उन्होंने कोई ऐसा प्राकृतिक फॉर्मूला खोज लिया था जो आज की आधुनिक दुनिया भूल चुकी है? ये पर्यावरण संरक्षण का सबसे बड़ा सबक है जो हम इन पारंपरिक समुदायों से सीख सकते हैं। वन गुज्जर समुदाय ने अपने जीवन को ना जंगल के चक्र के साथ जोड़ लिया है। अच्छा, वो कैसे? वे एक ही जगह पर अपने जानवरों को साल भर नहीं चराते हैं। वे रोटेशनल ग्रेजिंग यानी चक्राकार चराई करते हैं। जब जंगल के एक हिस्से में चराई हो जाती है तो वे दूसरे हिस्से में चले जाते हैं। मतलब पहले हिस्से को वापस पनपने का समय मिल जाता है। बिल्कुल। ये प्रक्रिया उस हिस्से को प्राकृतिक रूप से फिर से रीजनरेट होने का पूरा समय देती है। वे जंगल को खदान की तरह इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि उसे अपना घर मानते हैं। और ये घर सिर्फ लकड़ियों का नहीं, बल्कि औषधीय संपदा का भी घर है। आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी चिकित्सा पद्धतियों की जड़ें इन्हीं पहाड़ियों में गहरी धसी हुई हैं। जी,
सुश्रुत संहिता और चरक संहिता जैसे ग्रंथों में भी इसका जिक्र है। इन प्राचीन चिकित्सा ग्रंथों में जिन चमत्कारी जड़ी बूटियों के निर्माण का जिक्र है, उनका प्राकृतिक निवास यही शिवालिक है। बिल्कुल। इसके अलावा यहाँ की मानव बस्तियां और पर्यटन विरासत भी बेजोड़ हैं। सहारनपुर का प्राचीन माता शाकंभरी देवी मंदिर हो, या यमुना नदी के जल को नियंत्रित करने वाला हथनीकुंड बैराज हो, या फिर कलेसर नेशनल पार्क और पंचकुला की मोरनी पहाड़ियां, ये सभी इसी बेल्ट को एक जीवंत सांस्कृतिक और प्राकृतिक केंद्र बनाते हैं। लेकिन सदियों से चला आ रहा प्रकृति और मनुष्य का ये संतुलन अब टूट रहा है, और ये बहुत दुखद है। आज शिवालिक की वही नर्म मिट्टी जिसने इसका निर्माण किया था, आज इसके विनाश का कारण बन रही है। हाँ, और ये कोई छोटी मोटी चेतावनी नहीं है। जी बिल्कुल। हमारे नोट्स में एक बहुत ही डरावना आंकड़ा मौजूद है। यहाँ प्रतिवर्ष 100 टन प्रति हेक्टेयर मिट्टी का नुकसान हो रहा है। 100 टन! ये एक विनाशकारी आंकड़ा है। अगर हम इसे विजुअलाइज करें तो ऐसा लगता है जैसे हर हेक्टेयर से ट्रकों में भर भर कर जमीन को छीना जा रहा हो। ये कैसे संभव है कि इतनी तेजी से जमीन गायब हो रही है? देखिए, भारत की लगभग 30% भूमि इस समय मृदा अपर्दन यानी सॉइल इरोजन का शिकार है, और शिवालिक क्षेत्र तथा ब्रह्मपुत्र घाटी अपर्दन के सबसे बड़े हॉटस्पॉट बन चुके हैं। इसका मुख्य कारण क्या सिर्फ हमारी खराब कृषि पद्धतियां हैं? कृषि कारण है, लेकिन इसका पूरा विज्ञान समझिए। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, शिवालिक की चट्टानें बलुआ पत्थर और नर्म गाद से बनी हैं। ये कठोर चट्टानें नहीं हैं। इन्हें जो चीज अपनी जगह पर बांध कर रखती है वह है पेड़ों की जड़ें। रूट ग्रिप। बिल्कुल। जब वनों की बेतहाशा कटाई की जाती है, अत्यधिक चराई होती है और खड़ी ढलानों पर बिना सोचे समझे निर्माण कार्य होता है, तो वो जड़ों की ग्रिप टूट जाती है। फिर जैसे ही बारिश का तेज पानी उन तीव्र ढलानों पर गिरता है, वो उस नर्म बलुआ मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है। तो इसका सीधा असर तो उस मिट्टी की ताकत और उर्वरता पर पड़ता होगा। भयानक असर पड़ता है। मिट्टी का जो सबसे ऊपरी और उपजाऊ हिस्सा होता है वो तो बह ही जाता है। आंकड़े बताते हैं कि यहाँ मृदा जैविक कार्बन या सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन 1% से घटकर मात्र 0.3% रह गया है। ओह, ये तो बहुत कम है। और मिट्टी में से 50% पोषक तत्व पूरी तरह नष्ट हो चुके हैं। ये सिर्फ एक पर्यावरण का नुकसान नहीं है, बल्कि हमारे लिए एक बड़ा संकट है। ये तो भूवैज्ञानिक स्तर की एक बहुत बड़ी त्रासदी है। अब हमारे शोध के अंत में कुछ तकनीकी समाधानों का जिक्र है। हाँ, टेक्नोलॉजी कैसे मदद कर सकती है? लेकिन मैं यहाँ थोड़ी असहमति जताना चाहूंगी। मतलब जब लाखों हेक्टेयर जमीन में 100 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मिट्टी बह रही हो, तो वहाँ ड्रोन जैसी तकनीक क्या कर लेगी? आपका संदेह जायज है। क्या सच में एक उड़ता हुआ कैमरा या मशीन इतने बड़े भौगोलिक संकट को रोक सकती है, या ये सिर्फ कागजों पर अच्छा लगने वाला एक टेक सोल्यूशन है? ये सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं है। जब हम नमो ड्रोन दीदी या ड्रोन तकनीक के कृषि में उपयोग की बात करते हैं, तो हम सिर्फ मॉनिटरिंग या निगरानी की बात नहीं कर रहे हैं। तो फिर ड्रोन और क्या करते हैं? शिवालिक की समस्या यह है कि इसकी ढलानें बहुत तीव्र और दुर्गम है। वहां इंसान जाकर मैन्युअली पेड़ नहीं लगा सकता, और इंसानों के ज्यादा जाने से मिट्टी और भी भुरभुरी होकर गिरती है। यही ड्रोन गेम चेंजर साबित होते हैं। अच्छा, मतलब बिना जमीन को छुए काम करना। बिल्कुल। ड्रोन की मदद से हम दुर्गम पहाड़ियों का वास्तविक समय यानी रियल टाइम डेटा संकलित कर सकते हैं। उसके बाद ये ड्रोन उन विशिष्ट जगहों पर जहां मिट्टी अभी भी बीज को पकड़ सकती है, वहां हवा से सीड बॉल्स गिरा सकते हैं, जिसे लक्षित बुवाई कहते हैं। ओहो, ये इंसानी दखल के बिना तेजी से वनीकरण करने का सबसे अचूक तरीका है। ये तो बहुत स्मार्ट तरीका है। लेकिन उस मिट्टी का क्या जिसका कार्बन और पानी सोखने की ताकत ही खत्म हो चुकी है? उस बंजर मिट्टी में वो सीड बॉल्स कैसे उगेंगे? उसके लिए विज्ञान हमें बायोचार और जैव उर्वरकों का समाधान देता है। ये बायोचार क्या है? बायोचार एक विशेष प्रकार का कार्बन समृद्ध कोयला है, जिसे कृषि अपशिष्ट या बायोमास को बहुत कम ऑक्सीजन में जलाकर बनाया जाता है। इसे आप कार्बन का एक स्पंज समझ सकती हैं। जब इस बायोचार को शिवालिक की कमजोर मिट्टी में मिलाया जाता है, तो इसके अंदर के सूक्ष्म छिद्र पाली को सोख कर रख लेते हैं, जिससे मिट्टी की जल संचयन क्षमता एकदम से बढ़ जाती है। मतलब मिट्टी फिर से पानी होल्ड करने लगती है। हाँ, और साथ ही ये मिट्टी में जैविक कार्बन को वापस स्थापित कर देता है, जो सूक्ष्म जीवों के पनपने के लिए बहुत जरूरी है। एक तरह से हम मिट्टी को उसका इम्यून सिस्टम वापस दे रहे हैं। एकदम सटीक एनालॉजी। और इन सब तकनीकों के साथ हमें पुनर्योजी कृषि या रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर अपनानी होगी। रीजेनरेटिव एग्रीकल्चर मतलब?
इसका मतलब है बिना जुताई वाली खेती करना, जिसे नो टिल फार्मिंग कहते हैं। जितनी कम हम मिट्टी को खोदेंगे, उसकी प्राकृतिक संरचना उतनी ही बची रहेगी। वनीकरण और पुनर्योजी कृषि ही वो रास्ता है जिससे हम पारिस्थितिकी संतुलन को वापस ला सकते हैं। ये पूरी चर्चा सच में दिमाग के कई दरवाजे खोलने वाली रही है। करोड़ों साल पहले की टेक्टोनिक हलचल से लेकर झीलों के सूखने से बने दून, 25 लाख साल पुराने जीवाश्मों और आज के ड्रोन तकनीक तक, शिवालिक की कहानी प्रकृति की ताकत और हमारी कमजोरियों दोनों का आईना है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जो भी छात्र इस डीप डाइव को सुन रहे हैं, आइए जल्दी से एग्जाम फोकस के लिए एक क्विक रिवीजन या एमसीक्यू क्विज कर लेते हैं ताकि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। हाँ, छात्रों के लिए ये बहुत जरूरी है। प्रश्न 1, शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करने वाली पश्चिम की चौरस घाटियों को क्या कहा जाता है? याद कीजिए वो अस्थायी झीलों के सूखने से बने सपाट मैदान। इसका सही उत्तर है दून, जैसे देहरादून। एशिया का सबसे बड़ा जीवाश्म पार्क, जहां 25 लाख साल पुराने स्टेगोडॉन और शिवापिथेकस के अवशेष मिले, वो कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है सुकेती जीवाश्म पार्क, सिरमौर, हिमाचल प्रदेश। बहुत ही शानदार रिकैप। अंत में मैं इस चर्चा को सिर्फ एक वैज्ञानिक तथ्य पर नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी पर खत्म करना चाहूंगा। शिवालिक का संरक्षण दरअसल किसी पहाड़ का संरक्षण नहीं है। ये हमारे खुद के भविष्य, हमारे पानी और हमारे अस्तित्व का संरक्षण है। बिल्कुल। इसकी नर्म मिट्टी बहुत कुछ सह चुकी है, अब समय इसे वापस लौटाने का है। एकदम सच। और इस चर्चा को विराम देने से पहले मैं सभी श्रोताओं के दिमाग में एक आखिरी विचार छोड़कर जाना चाहती हूँ। जी। जरा सोचिए, 25 लाख साल पहले जो शिवापिथेकस यानी हमारा आदिमानव पूर्वज इन जंगलों में एक परिपूर्ण इकोसिस्टम के बीच घूमता था, हाँ। अगर वो आज किसी तरह वापस आ जाए और शिवालिक की कटी हुई ढलानों, हमारे कंक्रीट के जंगलों और प्रति हेक्टेयर 100 टन बहती हुए उपजाऊ मिट्टी को देखे, तो क्या वो हमारे इस आज के स्वरूप को मानव जाति का विकास मानेगा या फिर इसे हमारा सबसे बड़ा विनाश कहेगा? सोचने वाली बात है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा। JS71 क्लासेस के सभी दर्शकों का हमारे साथ इस बौद्धिक यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी परीक्षाओं की तैयारी इसी गहराई और समझ के साथ करते रहें और अपने पर्यावरण को लेकर हमेशा जागरूक रहें। फिर मिलेंगे एक नए विषय और एक नए गहन विश्लेषण के साथ। बढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।